वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन। हमने इससे पहले यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखी थी। प्लांट और एनिमल सेल्स की मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी, उनके बारे में बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे द आउटर कवरिंग, थिन कवरिंग ऑफ द सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। उसकी जो थिन कवरिंग है विच इज नोन एज ए सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि किस तरह से वो कंपोज्ड होता है और कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया और उसके बारे में बताया गया। ये हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was basically studied after the coming of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही इसकी प्रॉपर स्टडी हो पाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद इन द 1950s और आफ्टर 1950s के बाद की जो स्टडीज हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बारे में प्रॉपरली इन्होंने बताया। व्हाट इज द बेसिकली द केमिकल नेचर ऑफ द बायोमेम्ब्रेन, केमिकली हाउ द स्ट्रक्चर इज अपीयरिंग, केमिकल नेचर कैसा लगता है बायोमेम्ब्रेन्स का। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ RBC and their membrane was studied. RBCs की मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया गया। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई सेल है, ये सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इस पार्ट को हाईलाइट करके जब देखा गया तो कैसे कैसे ये अपीयर हुआ, क्या क्या इसमें देखा। तो जो बेसिक कंपोनेंट थे इसके, दैट वाज नंबर 1 इज लिपिड एंड सेकेंड इज प्रोटीन। दो पार्ट इसमें बेसिकली देखे गए, दे वर लिपिड एंड प्रोटीन। Whenever the chemical nature of cell membrane was studied, अंडर स्टडी इसके लिए काफ़ी सारी स्टडीज चलती रही और जो मेजर इसमें स्टडी में ये पाया गया कि जो मेन कंपोनेंट है इसमें, दैट इज 1 इज लिपिड एंड सेकेंड इज प्रोटीन। और लिपिड में भी क्या है, लिपिड में भी हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लिपिड है वो क्या है। लिपिड आपको पता है, लिपिड फैट को हम लिपिड बोलते हैं। और ये जो लिपिड है इसमें ये 2 लेयर्स दिखाता है। लिपिड हैज द बाइलेयर ऑफ लिपिड, बाइलेयर ऑफ लिपिड फॉर्म्स द लिपिड लेयर। सेकेंड पार्ट हम प्रोटीन की बात करेंगे कि प्रोटीन भी इसको अलाइन करता है, कोई इसके बीच में मर्ज्ड है कुछ प्रोटीन के पार्ट्स या कुछ बाहर से इसको सराउंड करते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्रोटीन बाइलेयर जो है, ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, बना रखा है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जरा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा कि क्या क्या है। जो लिपिड बाइलेयर है वो क्या है, ये इट इज फॉर्म्ड ऑफ, जो लिपिड बाइलेयर है किसकी बनी हुई है, फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ये जो लिपिड की बाइलेयर है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। 2 लेयर्स है बोलता ये, और किसकी बनी हुई है, फोस्फोलिपिड की बनी हुई है। फोस्फोलिपिड 2 लेयर्स हैं। अगर स्ट्रक्चरली जरा से मैं आपको इस तरफ ले चलता हूं तो यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे ये है एक लेयर, ये मेम्ब्रेन की, ये वाली मेम्ब्रेन है ये। इसको जब हमने हाईलाइट किया तो ये ऐसे दिख रही है, इतनी बड़ी दिख रही है
ये एक मेम्ब्रेन ये दिख रही है। तो इसका मतलब दूसरी तरफ अगर देखनी होगी तो ऐसे आएगी ये पूरी। तो मैंने आपको जरा सा इतना अगर पार्ट फोकस किया है, थोड़ा सा पार्ट फोकस किया एक मेम्ब्रेन का, जिसकी दो लेयर दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है और दूसरी लेयर ये दिख रही है। क्लियर? ये दिख रही है। ये इसका पीछे का ऐसा सरफेस दिख रहा है, ये जो हमने दिखा रखा है, ये ऐसे दिखा रखा है, ये पूरा सेल का पूरी कवरिंग दिखा रखी है, पूरी सेल को दिखाने की कोशिश की है। जो बाहर से सामने से दिखता है ये दो लेयर है। ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक लेयर ये है यहां से लेके यहां तक, और दूसरी लेयर ये है। तो ये होगी एक लेयर लिपिड की दो लेयर्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब जरा सा इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि फॉस्फोलिपिड ये है, ये है फॉस्फेट ग्रुप, और ये है लिपिड। एक लेयर और ये दूसरी लेयर, लिपिड बाइलेयर। हल्का सा आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसको स्ट्रक्चरली भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इतना आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसा दिखता है, बट थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा आइडिया सा दे देता हूं कि कैसा ये दिखता है। ये जो है फॉस्फेट ग्रुप, ये है ये फॉस्फेट ग्रुप। और इनके साथ ये अल्काइल ग्रुप या और चेन्स भी लगी रहती हैं, ये इस तरह से, ये 1 2 3, ये है, इनके साथ इस तरह से ये चेन जो है वो ये इसके साथ ये चेन्स है। ये पार्ट जो है वो ग्लिसरॉल है, ये है फॉस्फेट, और ये हैं दो चेन्स फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स है। वैसे इसकी इतनी नीड नहीं है कि आप इसको दिखाएं, पर मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं कि ये आ गया आपका पूरा फॉस्फेट, ये साथ में ग्लिसरॉल, ये पूरा आ गया, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो लिपिड की जो दो लाइनें जैसे लगा रखी है, ये है ये चेन्स पूरी फैटी एसिड की चेन्स है। ये है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट। और ये जो पार्ट होता है फॉस्फेट का, इट इज हाइड्रोफिलिक, एंड दीज लिपिड, जो ये फैटी एसिड की लेयर्स हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक। ये इतना आइडिया लग गया। ये यही चीज आपको यहां दिखा रहा हूं। ये अगर मैं बताऊं, ये जो है हेड है, ये फॉस्फेट हेड है। कैसे है ये? हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर को ये अट्रैक्ट करेगा। और ये जो टेल है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये जो टेल्स हैं, ये कैसी हैं? हाइड्रोफोबिक टेल्स। मीन्स वो वाटर को रिपेल करेंगी, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। हाइड्रोफोबिक टेल्स।
अब थोड़ा सा पोजीशंस भी बता देता हूं आपको। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फेट और लिपिड्स, वो दो दो चेन्स आपको बता दी। जो लाइन है इसका मीनिंग है, इसीलिए ऐसी ऐसी लगा रखी है। फॉस्फेट और ये आगे हाइड्रोफिलिक। द हेड्स आर प्लेस्ड टूवर्ड द ऑपोजिट साइड्स। ये हेड इस तरफ को है और एक हेड इस तरफ, मीन्स एक साइटोप्लाज्म वाली साइड को और एक ऑपोजिट साइड को, बाहर वाली साइड पर। द हेड्स आर प्लेस्ड टूवर्ड द ऑपोजिट साइड्स फ्रॉम वन अनदर एंड टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर। यही चीज आपने यहां पे भी लिख दिया। जो हेड है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर, मीन्स टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही है। दिस इज द पोजीशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में आपको लग गया पता, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक है, बिकॉज इट इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता ना, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा जब, तो इट विल बिकम नॉन पोलर। तब क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर। और ये क्या है, चार्ज्ड है, तो ये कैसा है, पोलर। सो द वाटर इज आल्सो पोलर। पानी कैसा है, पानी भी पोलर है। और ये जो फैट है ये नॉन पोलर है, इसीलिए नॉन पोलर है क्योंकि इसमें पोल नहीं बनते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं शो करते हैं। पोलैरिटी की वजह से वाटर को ये अट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। नॉन पोलैरिटी की वजह से ये पानी पोलर है और इसको ये रिपेल करता है, फिर ये इट इज नॉन पोलर। सो दिस इज देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये इसके बेसिक नेचर है। ये होगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इतना पता लग गया, पोजीशन का पता लग गया, ऑपोजिट पोजीशंस पे है, और ये पता लग गया द होल इज कंपोज्ड ऑफ द होल दिस मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और हेड और टेल का पता लग गया, कैरेक्टर का पता लग गया इनके, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये पता लग गया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं फिर प्रोटीन का। और ये जो फॉस्फेट और ये जो लिपिड है, इनको हम द लिपिड का ये मेन कंपोनेंट क्या, फॉस्फोग्लिसराइड्स है। ये सारे के सारे कैसे, फॉस्फोग्लिसराइड, फैटी एसिड और साथ में क्या था, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनको इकट्ठा क्या बोल देते हैं, फॉस्फेट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो इसको क्या बोल देते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड द मेन होल कंपोनेंट क्या बन गया इसका, फॉस्फोग्लिसराइड। क्लियर, ये बन गया फॉस्फोग्लिसराइड बन गया। और दूसरे क्या है इनमें, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स आर बेसिकली दे आर लाइंग हियर विद इन द मेम्ब्रेन एज वेल एज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो दो तरह से प्रोटीन जो इनके स्ट्रक्चर हैं, तो जब ये किस तरह से लाई करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, और दूसरे होते हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स, क्लियर। इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। और लिपिड्स में यहां जो हमने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, यहां पे आपको एक बार यहां पे भी बता देता हूं। यहां पे मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है, देखो आप, ये जो सारी लिपिड्स है, ये जो हेड्स हैं, यहां मैंने लिखा है ग्लाइकोलिपिड। तो इसका क्या मतलब हो, ग्लाइको, शुगर्स, ग्लाइकोजन्स, मींस ये शुगर है सारे, ये क्या है, शुगर की चेन्स है। व्हेन दे आर अटैच्ड ऑन द हेड्स, फॉस्फोलिपिड की हेड के साथ जब अटैच्ड है तो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोजन या शुगर की चेन्स, then they will combine together and form the glycolipid। तो लिपिड में ग्लाइकोलिपिड भी है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो they will become ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है, हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स है, कुछ अंदर वाली। तो प्रोटीन्स के सरफेसेस पे शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, तो ये क्या बन जाएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन्स। then they will become ग्लाइको मीन्स शुगर के ग्रुप्स, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप्स, they will combine and they will form ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर वो लिपिड के साथ अटैच कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर होगी बात, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स। इनमें जो है दो तरह से
लाइक करते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स, दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल का मतलब होता है जब वो अंदर धसे हुए हो, मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर हो, व्हेन दे आर एम्बेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, अंदर जाके धसे हो, जैसे ये पूरा का पूरा, ये देखो अंदर पूरा, ये देखो यहां से लेके अंदर तक, तो दिस कैन बी नेम्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन, दिस कैन बी नेम्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। और अगर मेम्ब्रेन के यहां पे सरफेस पे ही हो, जैसे ये है, तो बोलते हैं हम इसको पेरिफेरल प्रोटीन, या मान लेते हैं ये है तो इसको हम बोल सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या अगर मान लेते हैं कि यहां है तो दिस कैन बी नेम्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर, ऑन द आउटसाइड द सरफेस, मेम्ब्रेन के सरफेस पे, लिपिड्स के बाहर, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स। और अगर वो एम्बेडेड है, इनसाइड है, तो वो गए इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का, इन्हीं में, ये मैंने अलग से भी यहां लिख रखी है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन्स है। तो जो अंदर एम्बरीड है, मतलब अंदर धसे हुए पूरे मेम्ब्रेन के बीचों बीच है, देन दे आर फॉर्मिंग सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो दो तरह की प्रोटीन की फॉर्मेशन है, मतलब इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये दोनों आपको पता लग गया, क्लियर? तो बोलता, अब आपको ये पता लग गया कि ये जो है लिपिड है और प्रोटीन्स है। लिपिड और प्रोटीन्स हैं, तो जो बेसिकली इनका कंपोजिशन क्या रहता है, तो इसका कंपोजिशन जो है वो, प्रोटीन्स का कंपोजिशन जो है वो 52% रहता है इसमें। प्रोटीन्स कंपोज द 52% पार्ट एंड लिपिड्स फॉर्म द 40% पार्ट, एंड अदर देयर आर सो मेनी अदर पार्ट्स। तो ये जो कंपोजिशन है ये इस तरह की रहती है, इसकी लिपिड्स की इतनी परसेंट और प्रोटीन्स का कंपोजिशन जो है वो इतना रहता है। अब ये तो थे सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, अब हमने बात कर ली। इसके बाद इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया, और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो आज के टाइम का जो है वो हम मानते हैं द मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन that is given by Singer and Nicholson, which was given in 1972, और उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल टिल नाउ। अभी तक वो जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसमें स्ट्रक्चर्स तो यही रहेंगे, उसमें क्या हल्का सा डिफरेंस आएगा वो भी हम देखते हैं। इसको आप एक बार चेक कर लो। Now the next model of the biomembrane, which is most accepted model given by the Singer and Nicholson in 1972, improved model of the membrane, biomembrane, and till now it is accepted model. अभी तक ये सबसे बढ़िया बेहतरीन accepted model of biomembrane है। इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब है कि फ्लूइड नेचर शो करता है, जो ये मेम्ब्रेन का मॉडल है, इट शोज द फ्लूइड, और इसको इस नाम से भी बुलाते हैं क्वेसी फ्लूइड नेचर, मींस सेमी फ्लूइड एंड सेमी सॉलिड। द मूवमेंट ऑफ द, यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द लेटरल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर शो द मूवमेंट इन द लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड की मेम्ब्रेन में ये लेटरल मूवमेंट शो करती है, मतलब पोजीशंस थोड़ी सी आगे पीछे मूव करती हैं। दिस लेटरल मूवमेंट शोन बाय द प्रोटीन्स इन दिस लिपिड्स, ये लिपिड्स में जो ये पोजीशन चेंज करती हैं, शो करती हैं, दिस शोज द फ्लूइड नेचर और फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। दिस शोज द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। और इस फ्लूइडिटी और फ्लूइड नेचर की हेल्प से ही जो सेल्स हैं वहां पे एक पॉइंट ऑफ, इनका क्या पॉइंट निकल के आता है, द पॉइंट ऑफ देयर ग्रोथ। सेल स्टार्ट टू ग्रो, मींस जो इसका फ्लूइड नेचर है वो इसके हेल्प करता है ग्रोथ करने में, सिक्रीशंस में,
और एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करने में जंक्शंस भेजो, या फिर एंडोसाइटोसिस में। इन सब प्रोसेसेस में ये जो फ्लूइडी नेचर, जो फ्लूइडिटी है, सेमी फ्लूइड एंड सेमी जो ये सॉलिड नेचर जो है वो ये शो करता है देयर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की जो मूवमेंट है इन द लिपिड्स मेम्ब्रेन्स। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं द सी ऑफ लिपिड। सी ऑफ लिपिड मीन्स जो ये मेम्ब्रेन है, देखो ये जो सारा फॉस्फोलिपिड की लेयर पूरी ऐसे लगती है जैसे ये लिपिड का एक पूरा सी हो, और ये छोटी छोटी बीच बीच में आइसबर्ग जैसे दिखते हो ये ऑफ द प्रोटीन्स। दे बेसिकली मेक इट मोजैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बताता है इसको? मोजैक, द अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन्स समवेयर इन द होल सी ऑफ लिपिड। पूरे सी ऑफ लिपिड में जो आइसबर्ग जो छोटे 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 प्रोटीन्स के ये पीसीज हैं वो लाई करते हैं इन द सी ऑफ लिपिड। दे आर मेकिंग इट ए मोजैक स्ट्रक्चर। वो इसको मोजैक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो इट इज नेम्ड फ्रॉम दिस मोजैक फ्लूइड। हमने बता दिया आपको कि देयर मूवमेंट इज लिटरल मूवमेंट जो है इसकी प्रोटीन्स की इन दीज लिपिड्स शो द फ्लूइडिटी नेचर। और फ्लूइडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर हम बात करें तो दे कैन गिव राइज टू सम पॉइंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जो सेल की ग्रोथ है वो यहां से हम शो करते हैं, या सेल स्क्रीट समथिंग, स्क्रीट कुछ करना चाहते हैं तो वो भी फ्लूइडिटी होने की वजह से ये उसमें अमेंडमेंट करते हैं, उसमें करेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, जंक्शंस करते हैं, मींस ज्वाइन करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। अगर एनिमल सेल्स है तो दे आर शोइंग देयर कनेक्शंस विद डेस्मोसोम्स, और अगर प्लांट सेल्स है तो प्लाज्मोडेस्माटा वो शो करते हैं। और एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल में जो कुछ मटेरियल है, लिक्विड है, ये सॉलिड है, दे स्टार्ट टू एनगल्फ इट, मतलब वो सेल के अंदर ले जाना चाहते हैं। इन्वेजिनेट करके वो मेम्ब्रेन को अंदर को इनफोल्ड करेंगे और वो पूरी वेसिकल जो अंदर को ले जाएंगे। ये जो करेक्टर है ये फ्लूइडिटी करेक्टर है, इसका फ्लूइडिटी करेक्टरिस्टिक शो करता है। आई होप कि ये चीजें जो है, एंड वन थिंग इज देयर, द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो लाइंग विद इन द मेम्ब्रेन व्हिच मेक इट स्ट्रेंथफुल। वो इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है अदर देन द देयर फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। द कोलेस्ट्रॉल मेक इट स्ट्रेंथनिंग, इट स्ट्रेंथनिंग बताता है जस्ट लाइक अ लिपिड। लिपिड लाइक होता है ये, बट लिपिड नहीं होता है, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक लिपिड, लिपिड की तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और बाकी के कंटेंट मैंने आपको बता दिए कि ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये सब अटैच्ड मेम्ब्रेन्स है ऑन देयर सरफेसेस, एंड फ्रॉम इनसाइड ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। तो सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो लाइंग विद दिस मेम्ब्रेन टू मेक इट स्ट्रेंथफुल। कुछ और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी, दे आर रिमेनिंग विद इन दीज मेम्ब्रेन्स, अंदर से वो रहती हैं टू मेक इट स्ट्रेंथनिंग, इसकी स्ट्रेंथनिंग को प्रोवाइड करने के लिए। अब इन्हीं में कुछ प्रोटीन्स, ये जो मेम्ब्रेन है किस तरह से ये हेल्प करती हैं, कुछ प्रोसेसेस इनके थ्रू होते हैं यहाँ पे, वो हम एक एक करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मेम्ब्रेन से, अगर ये वाला एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये फिर सरफेस का बाहर, सेल के बाहर का एरिया हो गया, ठीक है, सेल के बाहर का दूसरे सेल का ज्वाइनिंग एरिया हो सकता है। तो साइटोप्लाज्म से अंदर से कुछ कोई मॉलिक्यूल या आयन जो है वो मॉलिक्यूल है कोई भी, या आयन कोई भी, दे वांट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। एनी मॉलिक्यूल या आयन दैट वांट, या वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट वांट टू कम इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम सेल टू इनसाइड टू आउटसाइड। सेल के अंदर से बाहर जाना चाहती है कोई चीज, बाहर से अंदर आना चाहती है। क्या वो प्रोसेस होते हैं, एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आउट करके बताने की कोशिश करता हूं। एक है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। When there is a movement of molecules or ions from the higher concentration to the lower concentration, from the higher concentration to lower concentration, molecules or ions
मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चाहे वो इनसाइड टू आउटसाइड है, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, या आउटसाइड टू इनसाइड, दोनों साइडों को मूवमेंट हो सकती है। दिस इज सिंपली नोन एज, और किसके थ्रू होता है ये प्रोसेस, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और एक चीज और यहां पे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए आपने, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी यहां पे खर्च नहीं करनी है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के सोर्सेज हमारे एटीपी रहते हैं, इसमें हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अलोंग द कंसंट्रेशन, एक और वर्ड यहां पे मैं लिख देता हूं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट होती है, हायर से लोअर की तरफ, यहां हायर होगा, यहां से लोअर की तरफ को, ये जो मूवमेंट होती है ये डिफ्यूजन होता है सिंपली, और ये पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर को मूव करते हैं, या हायर से लोअर को मूव करते हैं, और अलोंग द कंसंट्रेशन जो ये मूवमेंट होती है, ये सिंपली पैसिव डिफ्यूजन होता है, और इसी ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पे नहीं ली जाती। और दूसरा एक प्रोसेस यहां पे आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केसेस में द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, फ्रॉम द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये ध्यान देना आपने। मतलब हम हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यहां पे नॉर्मली क्या लिखा होता है बुक में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज द हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे वर्ड जो है वाटर के लिए लिया है, तो वो मैक्सिमम डाइल्यूशन होता है, मींस उसका पानी का सोलवेंट का जो लेवल है, दिस इज बेसिकली सोलवेंट। जो वाटर है वो सोलवेंट एक्ट करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ को मूव करता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये ध्यान देना आपने। वाटर जो है वो मूव कर रहा है हायर से, मींस हायर इसका अपना लेवल है, सोलवेंट लेवल से कम की तरफ, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन टू मिनिमम डाइल्यूशन, मैक्सिमम डाइल्यूशन टू मिनिमम डाइल्यूशन। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है इस बात पे। इस पे लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब यहां बुक में एक लाइन लिखी होती है कि वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सिंपली तो आपको लग गया पता कि ज्यादा पानी जहां होगा वो कम की तरफ को जाएगा, इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट यही चीज मैक्सिमम डाइल्यूशन से मिनिमम की तरफ जाएगा, जहां पानी ज्यादा वहां से कम की तरफ, सोलवेंट की मूवमेंट फ्रॉम द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये मूवमेंट इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और बेसिकली ये इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू होती है। इन मेम्ब्रेन्स में, बाकी जगह तो आपको पता है कि पानी नहीं जा सकता, क्योंकि वो यहां अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो सारे के सारे कैसे हाइड्रोफोबिक है, इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू नहीं जाते। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इनमें स्पेशली कुछ प्रोटीन्स, कैसी प्रोटीन होती है, एक्वा प्रोटीन्स बोलते हैं उनको, एक्वापोरिन्स बोलते हैं, एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं। दे लेट द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं। वो स्पेशली इनको पानी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाने में हेल्प करती हैं। यहां तक आई होप कि आपको पता लग गया होगा। एक हमारा और पॉइंट बच गया, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे ही जरा सा रब करके, अगर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट का लग गया पता, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका फिर हल्का सा ऑपोजिट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये द मूवमेंट ऑफ molecules or ions from the lower concentration, from the
लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उल्टा हो गया थोड़ा सा, कम कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो गया ये, दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो उल्टा है यहाँ पे। मान लेते हैं कि यही मेम्ब्रेन है, ये है, ये है। यहां से हमें यहां से ना अंदर लाना है कोई पार्टिकल्स, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी है, यहाँ पे कम है, लो है, यहाँ पे बेशक हाई है कंसंट्रेशन। हमें चाहिए ये मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अब एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। नाउ ये क्या हो गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि पहले अलोंग था, ज्यादा से कम की तरफ आराम से चला जा रहा था, अब उल्टा हो गया, लो कंसंट्रेशन से हमें हाई की तरफ को चाहिए, तो यहां पे हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वी हैव टू एक्सपेंड द एनर्जी, एटीपी की। नाउ बाय एक्सपेंडिंग द एनर्जी, बाय एक्सपेंडिंग द एनर्जी और रिक्वायरिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम एटीपी, energy is required from the ATP. Now ATP will carry, how they will carry we have some membrane proteins, यहाँ पे कुछ carrier proteins रहती हैं, okay, these are, let us consider that, ये ऐसे लेंगे, इसको बोलेंगे हम carrier protein के साथ ATP बाइंड करेगा, it got energized, ATP से क्या होगा, ADP टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ये जो मॉलिक्यूल होगा कोई भी, इस मॉलिक्यूल को ऐसे मूव करवा के अंदर छोड़ देगी ये। क्लियर, ये जो है एनर्जी एक्सपेंड करने का प्रोसेस है। सो दिस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कंसंट्रेशन के उल्टा चलते हैं हम, लो से हम हाई की तरफ को मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी एक्सपेंड करेगी इस तरह से, एटीपी से हम एनर्जी लेंगे और कैरियर प्रोटीन जो है वो उसको कैरी करके अंदर तक वो टिल्ट करवा के इसको यहाँ छोड़ देंगी। दिस इज सिंपल ये वे। एंड हमारी मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल प्रोटीन्स भी होती हैं जो इस तरह से वो हेल्प करती है। वी हैव सम चैनल प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं इनको, चैनल प्रोटीन्स। दीज आर नोन एज चैनल प्रोटीन्स विच अलो द molecules or ions to come inside as well as from inside to outside through the channel proteins, and they are with the help of carrier proteins. Carrier proteins यहाँ पे surfaces पे हमारे पास रहती हैं, वो catch करती, means hold करती हैं and then let the molecules to inside. In this way we also maintain the sodium potassium exchange pump. Sodium potassium exchange pump है वो भी इसी तरह से मेंटेन किया जाता है बाय एक्सपेंडिंग द एनर्जी एक्सपेंड करके फ्रॉम द एटीपी सोर्स, तो वी कैन मेंटेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन्स। दीज आर सम प्रोसेसेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स विल बी मेड। आई होप कि आपको क्लियर ये पता लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।